एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में सीखी हो, आप सिर्फ 15 मिनट में सीख पाओ? वेल, इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग को 15 मिनट में बताया था। 3 कहानियों के माध्यम से। मैंने अपने एक सेमिनार में ऑडियंस से पूछा था कि आप लोगों में से कितनों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच सुनी है, तो उसमें से सिर्फ 1-2 लोग के हाथ खड़े थे, क्योंकि किसी ने भी नहीं सुनी थी और उसमें से कईयों एक ने सेकंड। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। हर एक इंसान के लिए तो आज शब्द सारे स्टीव जॉब्स के हैं, तो मैं सब उन्हें आवाज़ देकर हिंदी में और बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग करके आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कोई भी ऐसा न हो जो विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना सुन पाए, तो मन की सारी चिंताओं और बाकी बाहरी विचारों से मुक्त कर दे। आज आप वो सुनने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक विस्फोटक परिवर्तन आ सकता है। इस स्पीच को सुनने के बाद में आप आंदोलित हो उठेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ। पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएट समारोह के इतने नज़दीक तक पहुंचा हूं। आज मैं आप सभी को अपने जीवन के 3 कहानियां सुनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानियां डेट्स कनेक्ट करने के विषय में। रेड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने के बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहता था। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? वेल, इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले। लेकिन इसी के साथ वो यह भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे, और इस प्रकार पहले से ये सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी, और इसीलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास में एक बेबी है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि उन्होंने मुझे गोद लिया है, वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता के हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीने बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इस वजह से उसकी माता मान गई और फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया, और कुछ इस तरह मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और 17 वर्ष के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड की एक महंगी कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता के सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी, और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से मैं कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, और यहाँ पर मैं अपने माता पिता जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करते जा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे यह चीज़ बहुत ही डरावनी लगी, लेकिन जब बीते समय को आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, मैंने उन क्लासेज को करना छोड़ दिया था जिससे मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेज को करता था जिससे मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना कोई इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं था, इसलिए दोस्तों के कमरे में मैं ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों को खाना खाता था,
मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं पेट भर खाना खा सकूं, और यह मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी, जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे समान क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और सेम सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी मैंने सीखा। यह सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक थी कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और यह सभी मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन 10 साल बाद हम अपना मैकेनिक कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी ही में ही प्रवेश नहीं लिया होता, तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पीड फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडो में मैक की कॉपी की है, तो दुनिया के किसी भी पर्सन कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इस डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते हुए समय में देखता हूं तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपको फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गॉड्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज़ पर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे पहले बड़ी सीख यह है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप सब अपने आप में विश्वास रख कर करते जाइए जो कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गई। वो जो और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 वर्ष का था, और हमने बहुत मेहनत की, और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिनोट रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया था, और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपने ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया गया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया, जिससे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगी, और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई, और उन लोगों ने उसका साथ दिया, और इस तरीके से 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था। अब वह खत्म हो चुका था, और यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था, और कुछ महीने तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था, और एक बार तो मैंने वैल्यू छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर कि मैं अपने काम से प्यार करता हूं, और इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त यह नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा
मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ और बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे ग्रेट पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी और इसी दौरान में एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंपनी एनिमेट मूवी टॉय स्टोरी बनाई। आज के समय में यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेट स्टूडियो है और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह की ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं, और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। और अगर अभी तक आपका वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए, जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ में होता है। वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी, इसलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक क्वाट पढ़ा था, यदि आप दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएगा। और इससे मेरे दिमाग पर एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी। और तब से पिछले 33 सालों में से हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ न कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज़ को डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है उसका उपचार करना संभव नहीं है और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं, सभी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं। यानी डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आप अगले 10 सालों में करने वाले थे वो बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहां पर जो भी उपस्थित था कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और मैं सौभाग्य से अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी भी नहीं पहुँचा और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले कुछ समय तक मैं पहुँच भी ना। और सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ में यह कह सकता हूँ, मृत्यु एक उपयोगी है लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वह स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं।
आज तक कोई भी इससे बचा नहीं और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि ये जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है जो है मृत्यु। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज़्यादा नाटकी होने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसलिए इससे किसी और की जिंदगी जी कर व्यर्थ मत कीजिए, बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए और के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत दबाइए।